हम चर्चा कर रहे हैं द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसकी चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आज का यंग टैलेंट एचआर में आ रहा है उसकी फीडबैक उसके बॉसेस से या उसके जो CHROs हैं या उनके डायरेक्टर्स हैं, फीडबैक यह मिलती है जब भी उनसे बात करते हैं कि यंग टैलेंट में लेबर लॉ का ज्ञान अधूरा है। तो आज आपका ज्ञान पूर्ण करने के लिए द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की चर्चा करते हैं कि कम से कम इस एक्ट पर आपका ज्ञान ठीक से पूर्ण हो जाए। उसकी आवश्यकता यह है कि आप जब भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो आपको हमेशा अपने कंसल्टेंट के भरोसे या थर्ड पार्टी के भरोसे काम नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू अराइज हो तो आप उसका अपने बॉसेज को या अपने CEOs को या अपने जो ओनर हैं उनको सॉल्यूशन इमीडिएट दे सकें। यह बात बहुत सुनने को मुझे मिलती है कि आप अकाउंट्स वालों को देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को देखिए, वो हर समस्या का समाधान तत्काल करते हैं, लेकिन HR की टीम कहती है कि पूछ कर बताएंगे, देख कर बताएंगे। उनके पास इमीडिएट आंसर नहीं होता है। उसका कारण यह है कि एक तो लेबर लॉ में बहुत सारे इनैक्टमेंट्स हैं, तो उन सबको याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप ना कर पाए। धीरे धीरे एक एक करके यदि आप समझेंगे तो आपकी समझ में सब आएगा। और आज इसीलिए हमने द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पर चर्चा की है, जिस पर लोग सबसे अधिक मुझसे बात करते हैं। ग्रेच्युटी क्या है? Gratuity is an amount paid by the employer to its employee for rendering their services for equal to or more than the 5 years। या तो उसको 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए। Gratuity is paid to an employee as a part his or her salary and considered to be the benefit plan which is designed to help the employee during his or her retirement। ये बड़ी साधारण सी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन और लोग देते हैं। ग्रेच्युटी इज ए फाइनेंशियल बेनिफिट दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉय एज एन टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर सर्विसेज एंड their commitment to the organization. It is typically a one-time payment that is made when employee resigns after 5 years of service, retires, dies and become disabled। इसमें conditions हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। और जब एक्ट बन गया 1972 में तो अब ये सब परिभाषाएं अलग हो गई, ग्रेच्युटी एज पर एक्ट दी जाने लगी। आइए अब उसको समझते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इसका जो टाइटल है वो ये है कि जब आप प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा जिन्होंने लंबे समय तक आपके साथ सेवाएं दी हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये कहां कहां लागू होता है इस एक्ट में, यह भी बात कर दी गई। फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशंस, पोर्ट, railway, companies under Companies Act, shops and other establishment, and for matters connected therewith and incidental thereto। इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं जब जैसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन मोटा मोटा ये यहाँ पर लागू होते हैं। आइए बात करते हैं। टू रिसीव द ग्रेच्युटी यू मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया। जिसको भी ग्रेच्युटी लेनी है उसको ये 4 चीज में से कोई एक चीज होना आवश्यक है। नंबर 1, यू शुड बी एलिजिबल फॉर सुपरएनुएशन। आप काम करते करते सुपरएनुएट हो गए हैं, जो जहां सुपरएनुएशन की लिमिट है वो वहां आ गई है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन नॉर्मल में, यू शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। आप अपनी सर्विस से रिटायर हो गए हैं, वन वे और द अदर। तीसरी है, यू शुड हैव रिजाइंड आफ्टर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 5 years विद द कंपनी। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली 5 years या उससे अधिक काम किया हो। या चौथी कंडीशन है, इन केस ऑफ डेथ द ग्रेच्युटी इज पेड टू द नॉमिनी। उस
उसको नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी डेथ होगी, वो रहने का सवाल ही नहीं है। और टू यू डिसेबल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सिकनेस और एक्सीडेंट, जहां परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है, लॉन्ग सिकनेस हो जाती है, वहां भी ग्रेच्युटी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होने के बाद मिलती है। तो ये 4 प्रमुख कंडीशंस हैं। इनमें कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो आप हमें लिख सकते हैं। ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? जहां ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है वहां का फॉर्मूला ये है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26। लेकिन जिन पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता उनकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 30 भी करते हैं लोग। अब यहां 2 चीजें खास तौर से समझने वाली हैं। लास्ट ड्रॉन सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, यही 2 चीजें उसमें आती हैं। अब किसी को स्पेशल अलाउंस मिलता है, किसी को एचआरए मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, वो अलाउंस सब इसमें सैलरी में काउंट नहीं होते। दूसरी बात, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट फुल ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय हैज वर्कड 7 years and 8 months, तो उसको 8 साल की मिलेगी क्योंकि 8वां साल कंप्लीट होने जा रहा है। यदि 7 साल और 5 महीने होते तो 7 years की मिलती है। तो ये एक फॉर्मूला है। लेकिन कुछ जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रोग्रेशन में ही देते हैं। 7 साल 1 महीना भी हो तो वो 8 साल की देते हैं, और 7 साल 11 महीने हो तब भी 8 साल की देते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जो लॉ कहता है वो यदि हाफ से ज्यादा है तो फुल और हाफ से कम है तो अर्लीस्ट वन। ये चीज ध्यान रखने की है। अब तीसरी बात यहां जो समझने की है कि कंटिन्यूस सर्विस, बहुत बार शब्द आ गया। कंटिन्यूस सर्विस है क्या? इट इज एन uninterrupted service during the employment period. This includes the leave due to sickness, accident, layoff, strike, etc. उन सब चीजों को जोड़ती है। He or she should have worked at least 190 days in mines, क्योंकि माइंस में अंदर जाना पड़ता है तो एक बार बाहर आ गए तो बहुत कम लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें यदि सर्विसेज इन तो वहां 90 डेज, जैसे से आप सीजनल इंडस्ट्री में लें तो वहां भी 190 डेज ही है। तो माइंस और कोल फील्ड में खास तौर से, और जो नॉर्मल हैं वहां 240 डेज इन अदर एरियाज। यह बिल्कुल क्लियर है कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन। अब यहां बात करते हैं कंट्रोल्ड अथॉरिटी। यदि डिस्प्यूट हो जाए तो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिली तो एम्प्लॉय केस कहां लगाएगा? तो कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहीं स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है जो स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट, और कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है जो सेंट्रल का लेबर डिपार्टमेंट है। ये जहां जैसे जो एक्ट लागू होता है उसकी बात है। द गवर्नमेंट में अपॉइंट डिफरेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज फॉर डिफरेंट एरियाज ऑल्सो। तो ये भी तय है कि एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है। स्टेट में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अपॉइंट की जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कंपल्सरी इंश्योरेंस। आज की डेट में हर कंपनी में यह कंपलसरी कर दिया गया है, सेक्शन 4A ऐड करके, of the act provides that the compulsory insurance to every employer that then those belonging to the central government or state government through life insurance corporation. However, those employers are exempted from the provisions who have established and registered gratuity fund in their company. तो ये बात समझ में आई कि जहां ये नहीं है, जहां न अपना ट्रस्ट नहीं बनाया है या अपनी LIC की पॉलिसी नहीं ली है, उन सब में इंश्योरेंस अब कंपलसरी कर दिया गया है। अब इसमें एग्जेम्पशन के लिए, जैसे कुछ कंपनियां अपना ट्रस्ट नहीं बना करके गवर्नमेंट उनसे एग्जेम्पशन मांगती है और वो LIC से परमिशन लेती हैं, तो वो एग्जेम्पशन देने की पावर किसके पास है? The Act provides the power to exempt the appropriate government by the notification
to declare any establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company or shop exempted from gratuity if the opinion of the government the establishment has favorable benefit not less than how much this act has provided with। तो ये केवल उनको एग्जेम्पशन दी जा सकती है जो ग्रेच्युटी एक्ट से ज्यादा देने की अपनी या तो LIC के थ्रू या कोई अपनी और स्कीम किसी और कंपनी के थ्रू लेते हैं, वहां यह कम कर दी जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत सारी कंपनियां डे 1 से ग्रेच्युटी काटती हैं, उसको CTC का हिस्सा मानती हैं और सबको ग्रेच्युटी देती हैं। एक्ट ऐसा नहीं कहता, लेकिन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस, इन केस ऑफ डेथ कुछ लोग जितने साल की सर्विस होती है, एक्ट ये कहता है उतने साल की दीजिए, लेकिन कुछ कंपनियां इन केस ऑफ डेथ में जो सुपरवेशन की एज है वहां तक की होल लाइफ की बेनिफिट देती हैं। तो ये बहुत सारे पावर्स हैं जो एग्जेम्प्ट कर ग्रेच्युटी एक्ट में एम्प्लॉय के फेवर में जिनको डाला गया है। ग्रेच्युटी में एक सबसे बड़ा प्रोविजन जो सबको ध्यान रखना चाहिए वो है नॉमिनेशन का। जब भी जो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या उसके घर में कोई चेंज होता है, जैसे कोई अनमैरिड था जॉब ज्वाइन करने से पहले, बाद में उसकी मैरिज हो गई तो उसकी स्पाउस को उसमें नॉमिनी बनाना, बच्चे ऐड हो गए तो किसको कितना देना, तो नॉमिनेशन में बार बार चेंज होते रहना और नॉमिनेशन को ठीक से देखना। एम्प्लॉयर की भी अकाउंटेबिलिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट it is necessary for the employee to prescribe for the name or names of the nominee soon or after completing 1 year of service. In case of family, the nominee should be one among the family members of the employee and other nominees shall be void. अब इसमें जो एक मेंबर की नॉमिनी बनाने की बात की गई है, लेकिन यदि आप देखें किसी की यदि 2 लीगल मैरिज हैं तो वह 50-50% भी कर सकता है। यह बदलाव वैलिड है। आइए आगे की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, कैसे उसको डिटरमिन किया जाता है। द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द ग्रेच्युटी अमाउंट शैल सेंड टू एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द एम्प्लॉयर। सबसे पहले एम्प्लॉय को एक फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म भरने के 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को उस ग्रेच्युटी का पेमेंट करना होता है, पहली तरीका। दूसरा, एम्प्लॉयर जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेट करता है, उतने का चेक बनाकर या तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को या डायरेक्ट एम्प्लॉय को दे करके और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देता है कि दिस ग्रेच्युटी इन दिस मंथ हैज बीन पेड। तीसरा, द पेमेंट शुड बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेबल टू द एम्प्लॉय, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा है और अननेसेसरी की पेनल्टी भी लग सकती है। फेलियर ऑफ द पेमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, जो मैं अभी बात कर रहा था, उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पेनल्टी। द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शैल बी रेफर्ड टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे भी डिक्लेयर करती हैं, नोटिफाई करती हैं, उनके यहाँ आप अपनी अपील कर सकते हैं और उसमें जो तय होगा वो दोनों को मान्य होगा। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी द गिविंग द पार्टीज ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, यदि अपील आती है तो दोनों पार्टियों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। द एग्री पार्टी कैन अप्लाई फॉर अपील्स टू द गवर्नमेंट। यदि इसके बाद भी नहीं दे सकते हैं तो फिर भी गवर्नमेंट में आगे अपील करने का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज क्या क्या लग सकती हैं इस एक्ट में। एकदम सेक्शन वाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपको मोटा मोटा इस एक्ट की जानकारी दे रहे हैं। For avoiding any payment, if some makes the false representation or false statement shall be punishable, imprisonment for 6 months and fine up to 10,000 rupees or both.
क्लियर? यदि कोई कहीं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है या कोई डेटा फॉल्स बनाता है या इंफॉर्मेशन हाइड करता है तो या तो 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की सजा या दोनों हो सकते हैं। दूसरा, फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 months विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 year। और यदि बार बार रिपीट करता है तो 10,000 से यह फाइन बढ़कर 20,000 भी हो सकता है। ये आज का है, जब नए कोड आ जाएंगे तो यह अमाउंट बहुत ज्यादा है। तीसरा है, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर दिस एक्ट विल लीड टू द ऑफेंस एंड एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 6 months। यदि कोई जानबूझ करके किसी की ग्रेच्युटी डिले कर रहा है या नहीं पेमेंट कर रहा है तो उसमें 6 महीने की सजा एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसने ऑथोराइज किया उसको हो सकती है, और यह 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। द कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टू बी पेड has not been paid or recovered within 6 months from the expiry of the prescribed time। ऐसा नहीं है कॉग्निजेंस आज ऑर्डर हो गया आज ले लिया, इसमें 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने में आपको पेमेंट करना है। तो इसमें बहुत स्पष्टतः है ये सब बातें बताई गई हैं। कुछ और भी प्रोविजन है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर एंड देयर पावर्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेक्शन 21 में, या जो आईपीसी होती थी अब उसका नाम बदल गया है, उसकी कुछ धाराएं हैं, उनमें आपको ये पावर दी गई है। रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, यदि एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो रिकवरी करने का क्या है, इफ द एम्प्लॉयर डिलेज इन द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट अंडर द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट then the controlling authority shall issue the certificate to the collector। इसकी आरसी निकल जाती है, लेबर डिपार्टमेंट आरसी जो डीएम है उसके यहाँ सबमिट करेगा, और डीएम की जो रिकवरी मशीनरी है वो एम्प्लॉयर से रिकवर करके अपने रिकवरी चार्जेज लेकर के प्लस पेनल्टी जो भी लगाई है उसको वसूल करके और उस वर्कर को पे कर सकती है। तो रिकवरी का भी प्रावधान है, यदि कोई एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है या एम्प्लॉयर कहीं एब्सकॉन्डिंग है, कैसे मिलेगा, वो सब प्रावधान इसमें है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इनकम टैक्स का क्या रूल है। तो इनकम टैक्स का सिनेरियो क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, कोई उस पर इनकम टैक्स नहीं है। दूसरा सिनेरियो क्या है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एग्जेम्प्ट अप टू द सर्टेन लिमिट, फॉर एग्जाम्पल ऑफ 20 lakhs, जो 22-23 में नोटिफिकेशन आया था, आज भी वही है, और 20 लाख तक यह इनकम टैक्स की लिमिट के बाहर है। उसके ऊपर जो बनेगी उस पर जो जिस सीमा में आता है वह उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा सिनेरियो क्या बनता है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जो ग्रेच्युटी एक्ट के बाहर हैं उनमें जो ग्रेच्युटी बनेगी उन पर 10 लाख के बाद ही है। तो ये बहुत क्लियर कट है कि जो ग्रेच्युटी के बाहर है उन पर 10 लाख के बाद ही लागू हो जाती है, जो जिसमें आएगा वहां कटेगी। चौथा सिनेरियो क्या बनता है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ देयर डेथ, वहां 100% एग्जेम्प्टेड है। डेथ के केस में ग्रेच्युटी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, वहां भी 100% एग्जेम्प्टेड है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तो आपका इनकम टैक्स में ये चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अगला केस और समझते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉमिनेशंस, नॉमिनेशंस क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग नॉमिनेशन को लाइटली लेते हैं। एन एम्प्लॉय कैन नॉमिनेट 1 or more फैमिली मेंबर्स, इफ दे हैव नो फैमिली दे कैन चूज एनीवन एल्स टू देयर नॉमिनी। एक तो ये जरूरी है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरी डेथ के बाद या मेरे डिसेबलमेंट के बाद या मेरे जीते रहे हुए ये पैसा मैं किस तरह से यूज करना चाहता हूं। नंबर 2,
The employee can make the nominee at the point during the service their tenure, and they also have the option to modify before the pass away. एक एम्प्लॉई अपने नॉमिनी को जितनी बार चाहे, जब चाहे, जो उसकी परिस्थिति हो, वह ग्रेच्युटी पेमेंट होने से पहले बदल सकता है, और जो लेटेस्ट नॉमिनी उसने भरा है वही माना जाएगा। तीसरा केस, एनी चेंज इन द नॉमिनी मेड बाय द एम्प्लॉय शुड बी इन राइटिंग एंड सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर। वो राइटिंग में देना है और एम्प्लॉयर के पास सबमिट करना है, उसका अपने पास रिकॉर्ड रखना, चाहे तो रख ले, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर इसमें जो आपने भरा है वो पुराने को निकाल के आपको दे देता है, नया नॉमिनी आपकी फाइल में लगा देता है। नंबर चौथी जो कंडीशन है, द नॉमिनी इज माइनर, द एम्प्लॉय कैन अपॉइंट द गार्जियन टू रिसीव द ग्रेच्युटी ऑन देयर बिहाफ। यदि कोई किसी माइनर को नॉमिनी बनाता है तो उसका गार्जियन भी अपॉइंट कर सकता है कि इन केस एनी इवेंचुअलिटी, ये जो माइनर नॉमिनी है इसका ये गार्जियन है, वो उसको अपने हिसाब से डील कर सकता है। तो ये नॉमिनेशन की कुछ क्लॉजेज हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रेच्युटी को फॉरफिट कब किया जा सकता है, और ये प्रोग्राम करने की बात इसीलिए शुरू हुई कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एचआर हेड से ये पूछा कि क्या हम किसी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी फॉरफिट कर सकते हैं, एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर एट दैट टाइम। और तभी इस बात का, इस चर्चा का जन्म हुआ। इसीलिए ये सब चीजें एचआर डिपार्टमेंट को या एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता होनी चाहिए। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है डैमेज टू द एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। यदि किसी एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज के टाइम में एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और उसको चार्जशीट दे करके उस पर चार्ज प्रूफ हुआ है और उसको टर्मिनेट किया गया है, नेग्लिजेंस एक्ट ऑफ ओमिशन उस पर प्रूव हुआ है, तो जितने का डैमेज हुआ है या तो उतना या मैक्सिमम जितनी जो ग्रेच्युटी बनती है उस सबको फॉरफिट किया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टली उस सीमा तक जितने का डैमेज हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जहां मॉरल टर्पिट्यूड है, इफ एन एम्प्लॉय सर्विसेज आर टर्मिनेटेड फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड द ग्रेच्युटी कैन बी फॉरफिटेड। अब मॉरल टर्पिट्यूड की डेफिनेशंस बहुत अधिक है, मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप मॉरल टर्पिट्यूड को समझना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर वहां आपको लिंक मिलेगा, मॉरल टर्पिट्यूड को आप समझ सकते हैं। लेकिन जहां इन अपने एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट मॉरल टर्पिट्यूड के कारण टर्मिनेट किया है तो वहां भी ग्रेच्युटी फॉरफिट की जा सकती है। तीसरा, वायलेंट और डिसऑर्डरली कंडक्ट। If an employee's services are terminated for riotous or disorderly conduct or any other violent act, the gratuity can be forfeited partially or fully. तो ये कुछ कारण हैं जिनमें ग्रेच्युटी फॉरफिट की जा सकती है। अभी इसमें एक नया और जुड़ गया है, इन केस ऑफ पॉश। यदि पॉश में उसको चार्जशीट मिली और पॉश प्रूव हो गया तो जितना कंपेंसेशन उसको दिया गया है या एम्प्लॉय चाहे तो पूरा भी फॉरफिट कर सकता है। तो वो एक बड़ा चेंज है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय मस्ट अडहियर, एम्प्लॉयर्स मस्ट अडहियर। ये एम्प्लॉयर को फॉरफिट करने से पहले या पेमेंट करने से पहले ये कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और यदि वो नहीं होंगी तो गलती हो जाती है। क्या क्या है? ग्रेच्युटी कैन नॉट बी विदहेल्ड और फॉरफिटेड इन डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल केसेज। जो डिसिप्लिनरी एक्शंस आपने लिए हैं या क्रिमिनल केसेज उन्होंने किए हैं तो जो उनकी सजा मिलेगी वो क्रिमिनल की क्रिमिनल कोर्ट देगी, या डिसिप्लिनरी में जो आपने सजा दी है यदि उसमें लिखा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। दूसरा, नोटिस मस्ट बी इश्यूड टू द एम्प्लॉय बिफोर फॉरफिटिंग देयर ग्रेच्युटी। उसको राइटिंग में नोटिस दिया जाना, उसको बताया जाना राइटिंग में तुमने ये या तो मॉरल टर्पिट्यूड का या सबोटेज का या डिसऑर्डरली बिहेवियर का एक्ट या ओमिशन किया था, आपको चार्जशीट दी गई, ये प्रूव हुआ, इसीलिए हम इतनी अमाउंट आपकी फॉरफिट कर रहे हैं।
तीसरा, एम्प्लॉय हु रिजाइन आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम ऑफ 5 years सर्विस, जिसने 5 साल की सर्विस ही नहीं की है, आप उसकी ग्रेचुटी भी रोक सकते हैं। उसका रिकॉर्ड होना आपके पास जरूरी है, भले ही वो आपने सीटीसी का हिस्सा बनाया हो। ये एक बड़ी बात है, लेकिन अब इन चक्रों में कोई पड़ता नहीं है। नेक्स्ट है, इफ एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द डिसेबिलिटी और डेथ, द एम्प्लॉयर मस्ट पे। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, ये बहुत, भले ही चाहे उसको 5 साल हुए हैं या नहीं है, इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, यदि आपने उसका जॉब टर्मिनेट कर दिया है तो आपको ग्रेचुटी उसको या उसके लीगल हेयर को पे करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रखने की हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको यदि ये सब पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ग्रेचुटी के बारे में जो मोटा मोटा बातें हैं वो समझ में आई होंगी, और इसके बाद भी आपका कोई इशू रह गया तो आप हमें लिखिएगा। हम जितने भी लोग हमें लिखते हैं, हम सबका वैलिड और रिटर्न आंसर सबको करते हैं।